तक हिंदी क्लास में जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है संधि। संधि में अभी तक हमने स्वर और व्यंजन संधि पढ़ ली है। आज जो संधि पढ़ने वाले हैं वो है विसर्ग संधि। ठीक है। अब अगर आपने स्वर और व्यंजन संधि नहीं पढ़ी है कोई बात नहीं, आप छायांकदीप की प्लेलिस्ट पर जाकर हिंदी में जाना और उसमें स्वर और व्यंजन संधि पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जो पोर्शन होता है किसी भी क्लास में वो होता है संधियां। ठीक है, कोई भी जब पोर्शन एग्जाम होता है ना तो संधि जरूर पूछी जाती है हिंदी से रिलेटेड। बढ़ते हैं विसर्ग संधि पर। ठीक है, तो विसर्ग संधि होती क्या है इसे समझ लेते हैं। ध्यान से समझना, रटना नहीं है। विसर्ग की जो डेफिनेशन है कुछ भी रटना नहीं होता है। अगर कहें विसर्ग संधि की डेफिनेशन क्या है तो समझो, विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन आता है तो विसर्ग में जो विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है, विकार मतलब परिवर्तन होता है, विसर्ग परिवर्तित हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, विसर्ग संधि। ठीक है। अब जैसे स्वर संधि के भेद होते हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण आदि वृद्धि टाइप का, ऐसा कुछ भी विसर्ग संधि में नहीं है। विसर्ग संधि के नियम होते हैं। अब नियमों को भी याद नहीं करना है, रटना नहीं है, नियमों को भी समझना होता है। तो डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले आता है पहला नियम। पहला नियम क्या कहता है, विसर्ग के पहले यदि छोटा आ हो और विसर्ग के बाद, समझना, विसर्ग के पहले मतलब ये क्या हो, छोटा आ हो, और विसर्ग के बाद मतलब विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग, अब वर्ग याद रखना। देखिए मैंने आपको बताया था क वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ठीक है, पहली क्लास में मैंने आपको वर्ग बताए थे, जो वर्ण मैंने आपको समझाए थे। पहली क्लास जब मैंने ली थी बताया था कि जो मेरी पहली क्लास है वो पूरी हिंदी का बेस है। संधि, समास, अलंकार, छंद जो भी आप पढ़ोगे पहली क्लास पूरा बेस होता है। ठीक है, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो क वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये क्या है, वर्ग है। इनमें 5-5 वर्ण होते हैं। या ठीक है, ये होते हैं वर्ग। तो विसर्ग के पहले क्या हो, अ हो, और विसर्ग के बाद क्या हो, विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, तो तीसरा, चौथा और पांचवा ये वर्ण है। किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, अथवा छोटा आ हो, अथवा या, र, ल, व, हा। ठीक है, इनमें से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग में क्या होता है, विकार उत्पन्न होता है। और क्या विकार उत्पन्न होगा, तो विसर्ग का हो जाएगा ओ। क्या हो जाएगा, विसर्ग का ओ हो जाता है। पहला नियम क्लियर है कि नहीं है, ध्यान से समझना। विसर्ग के पहले यदि छोटा आ हो और विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, छोटा आ हो, अथवा य, र, ल, व, हा हो तो विसर्ग किस में परिवर्तित होगा, ओ में। विकार उत्पन्न हुआ, समझना कैसे। एग्जाम्पल है तपोवन। अब यहां ध्यान से देखना। इस वीडियो के बाद मैं आपको ये भी बता दूंगी, कई बच्चों की ये परेशानी होती है कि जो ओ होता है वो आपका स्वर संधि में भी आता है और जो ओ होता है वो व्यंजन संधि में भी आता है। तो कैसे पहचानेंगे उसे ध्यान से समझना। पहले मैं विसर्ग समझा दूं, इसके जस्ट बाद में आपको ये चीजें क्लियर कर दूंगी, कंफ्यूजन कि स्वर, व्यंजन और विसर्ग को पहचानेंगे कैसे। ठीक है, सबसे पहले तपोबल। तपोबल में मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी प्रथम शब्द का, पहले शब्द का लास्ट वर्ण लेना है, अंतिम वर्ण, और अंतिम शब्द का पहला वर्ण का मेल करना होता है।
तो तपोवन जो है इसका जो पहला शब्द होगा वो होगा तपह और अंतिम शब्द क्या होगा? बल। ठीक है, उबल नहीं होगा, क्या होगा? बल होगा, याद रखना। ठीक है, अब तपह ये क्या है आपका? ये है विसर्ग। अब इसके पहले आ कैसे है, कंफ्यूजन अगर आपको होता है तो समझ है, जब पा में हलंत नहीं होता, ठीक है, जब पा में हलंत ना हो तो उसमें क्या नहीं है? आ नहीं है। सॉरी, जब पा में हलंत हो तो उसमें क्या नहीं है? आ नहीं है। अब क्या यहाँ आपको पा में हलंत दिख रहा है? देखिए जरा, क्या पा में हलंत है? नहीं है। इसका मतलब इसमें आ है। क्लियर है? अगर किसी भी शब्द में हलंत है मतलब उसमें आ का उच्चारण नहीं है, आपने मेरी और आगे क्लासेस देखी होंगी संधि की तो आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर हलंत है तो इसमें क्या नहीं है? आ नहीं है। लेकिन देखिए इसके पहले क्या हलंत है? नहीं है। इसका मतलब इसके पहले क्या है? अ है। तो ठीक है, हम अपने नियम के अनुसार ही चल रहे हैं। विसर्ग के पहले आ है, विसर्ग के बाद क्या हो? तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, तो बा पर आते हैं। बा कौन सा वर्ण है? देखिए जरा, तीसरा वर्ण। ठीक है, तो नियम सही है। तब क्या होना है? विसर्ग को किसमें परिवर्तित हो जाना है? ओ में। इसलिए देखिए क्या हो गया? तपोबल। ठीक है, कैसा हुआ? तप यहाँ पूरा लिख दिया। जो विसर्ग है वो किसमें परिवर्तित हो? तप लिख देंगे। विसर्ग किसमें परिवर्तित होगा? तो विसर्ग होगा ओ में और बल पूरा आ जाएगा, तो क्या हो गया? तपोबल। समझ में आया? चलिए एक और एग्जांपल से आपको समझा देती हूँ। जैसे आता है आपका मनोनुकूल, यहां समझना, मनोनुकूल कैसे आएगा इसे समझो। ठीक है, अब मनोनुकूल में ओ लगा है। ठीक है, यहाँ आप बोल सकते हैं, ये भी तो हो सकता है मन और अनुकूल। समझना ध्यान से, क्योंकि आप कहोगे मैडम आपने कहा दोनों शब्द कैसे हो? सार्थक। मन बिल्कुल सार्थक शब्द है और अनुकूल भी सार्थक शब्द है, तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? मन धन अनुकूल। ठीक है, लेकिन मैं कहूंगी ये गलत है। कैसे, इसे समझो। ना में जब हलंत नहीं है, ध्यान से समझना, ना में क्या हलंत है? नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आ। और पीछे भी क्या है? आ। और आ प्लस आ तो बड़ा आ होता है, लेकिन यहाँ क्या है? ओ। तो क्या ये स्वर संधि हो सकती है? नहीं। ठीक है, अब समझना यहाँ पर। ठीक है, अब जब स्वर नहीं है तो व्यंजन भी नहीं है मन धन अनुकूल, क्योंकि आ होगा। अब बची विसर्ग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विसर्ग में मनः, यहाँ पर मनः धन अनुकूल, ये भी दोनों ही सार्थक शब्द होते हैं, मनः धन अनुकूल। ठीक है, अब समझना क्यों हलंत नहीं है, मतलब ना के जो विसर्ग है, विसर्ग के पहले क्या है? आ है, क्योंकि इसमें क्या नहीं है? हलंत। अब विसर्ग के बाद भी क्या है? अ है, तो बिल्कुल क्या नियम के अनुसार है, ये स्वर संधि तो नहीं है। तो जब विसर्ग के पहले आ और विसर्ग के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा या अलावा या फिर देखिए आ हो तो विसर्ग का ओ में परिवर्तन हो जाता है। तो देखो कैसे हुआ? मन लिख लिया, विसर्ग का किसमें परिवर्तन कर दिया? ओ में, और यहां पर आ ऐड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? नुकूल। ठीक है, मनोनुकूल। क्लियर है कि नहीं है? आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका जैसे मनोरथ। ठीक है, मनोरथ या पयोधन भी बोल सकते हैं। चलिए इन दोनों का कर लेते हैं, पयोधन और मनोरथ। ठीक है, ओ है। अब इसमें भी सेम कंडीशन होगी, मन धन रथ, मन भी सार्थक शब्द है, रथ भी सार्थक शब्द है। फिर वही बात आई, ध्यान से देखना, इसे भी हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, मन धन रथ, बिल्कुल सही है। लेकिन गलत क्या है? अ के बाद रा आएगा। क्या किसी भी नियम में ये ऐड होता है? कोई भी व्यंजन का नियम उठा लो आप, स्वर का नियम उठा लीजिए, नहीं। लेकिन अब विसर्ग का नियम यहाँ ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर मन धन रथ नहीं होगा, क्या होगा? मनः धन रथ होगा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है? मनः धन जब रथ होगा तो जो विसर्ग है वो किस में परिवर्तित हो जाता है? ओ में, और यहाँ क्या आ जाएगा? मन।
और ये क्या हो जाएगा, रथ। क्या हो गया, मनोरथ। यहाँ है पयः धन धन, ठीक है। तो पया पूरा का पूरा विसर्ग जो है वो किस में परिवर्तित होगा, यहाँ ओ में परिवर्तित होगा, और धन तो क्या हो गया, पयो धन। क्लियर है कि नहीं है, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये वाला पोर्शन समझ में आया होगा। अभी मैं कंफ्यूजन और क्लियर करूंगी और सारे एग्जाम्पल लेकर। तो पहला नियम क्लियर है, विसर्ग के पहले छोटा आ, विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या आ या अलावा हा हो तो विसर्ग किसमें परिवर्तित होता है, ओ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम दूसरे नियम की तरफ। ठीक है, तो दूसरा नियम हमारा क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है विसर्ग के पहले, फिर से समझना, विसर्ग के पहले छोटा आ बड़ा आ को छोड़कर, किसको छोड़कर, छोटा आ बड़ा आ ना हो, इसकी जगह कोई भी स्वर हो सकता है। ठीक है, भिन्न स्वर आए, किसको छोड़कर, छोटा आ और बड़ा आ को छोड़कर कोई भी स्वर आ सकता है, कोई भी स्वर, कोई भी स्वर हो। क्लियर है कि नहीं। तो विसर्ग के पहले छोटा आ बड़ा आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, और विसर्ग के बाद वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या र ल व ये वाला पोर्शन हो। ठीक है, इसके अलावा बड़ा ऊ छोटा ऊ भी हो सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ भी आप समझना ध्यान से, मैं भी समझा दूंगी। ठीक है, तो विसर्ग जो होगा वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, र में। किसमें परिवर्तित हो जाएगा, रा में। ठीक है, ध्यान से समझना, विसर्ग के पहले छोटा आ बड़ा आ को छोड़कर कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, और विसर्ग के बाद तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या अलावा हो, छोटा ऊ बड़ा ऊ हो, तो विसर्ग किसमें परिवर्तित हो जाता है, रा में परिवर्तित हो जाता है। कैसे, इसे समझना। जैसे हमने कहा निराशा, अब निराशा शब्द आपको ऐसा, क्योंकि बड़ा आ है मतलब दीर्घ स्वर संधि भी फील हो रही होगी। ठीक है, तो दीर्घ स्वर संधि के लिए दोनों तरफ क्या होना चाहिए, सार्थक शब्द। समझना, कई बच्चे इसको निर्धन आशा भी लिख सकते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि निर का कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर, यहाँ होगा सही निह। क्या होगा, निह, निह धन आशा। तो देखिए विसर्ग के पहले छोटा आ बड़ा आ नहीं है, नी है, नी, नी कैसे बना, न प्लस ई। क्लियर है कि नहीं है, न प्लस ई, ये वर्ण विच्छेदन कर दिया। तो विसर्ग के पहले, विसर्ग के पहले क्या है, ई है ना। ठीक है, भिन्न स्वर है, कोई भी स्वर है, और विसर्ग के बाद क्या होना है, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या अलावा ऊ बड़ा आ भी हो सकता है यहाँ। ठीक है, आ और बड़ा आ भी होगा, तो यहाँ बड़ा आ भी है, विसर्ग के बाद क्या है, बड़ा आ है, तो विसर्ग किस में परिवर्तित होगा, रा में। तो इसे कैसे लिखेंगे, नी लिख सकते हैं, विसर्ग परिवर्तित हो गया रा में, और क्या हो गया, आशा। ठीक है, अब इस शब्द को आप ऐसे लिख सकते हो कि निर आशा, इसे निराशा वो निराशा। तो इसको इस प्रकार से ना लिखकर हमने क्या कर दिया है, नी, रा का हलन घटाया आ और मात्रा लगा दी, और क्या आ गया, निराशा। क्लियर है कि नहीं है, आई बात समझ में। जब विसर्ग के पहले छोटा बड़ा को छोड़कर कोई भी स्वर हो, और बाद में तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या अलावा हा आ उ हो, तो विसर्ग का किसमें परिवर्तन होता है, रा में। ठीक है, रा में परिवर्तन हुआ। इस टाइप से लिखना थोड़ा सा और होता है, तो ऐसा लिख लेंगे हम। ठीक है, इस टाइप से भी गलत नहीं है, ये वर्ण विच्छेदन के साथ लिखा है हमने, लेकिन ये लिखकर, ये ना लिखकर ये वाला शब्द हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, निराशा के बाद जैसे आता है आपका निर्धन, अगला आता है निर्धन। समझना, निर्धन का जो संधि विच्छेद है वो है निह धन धन। अब ये कैसे आया, इसे समझो। ठीक है, विसर्ग के पहले क्या है, छोटी ई है, अभी मैंने बताया, ना प्लस ई कर देते हैं, ना में हलंत होता है, और जो स्वर होता है वो अलग होता है।
तो विसर्ग के पहले स्वर है, भिन्न स्वर है, विसर्ग के बाद तीसरा चौथा पांचवा वर्ण है कि नहीं है, तो बिल्कुल धा आपका चौथा वर्ण है, देख लीजिए आप। तो जो विसर्ग है वो रा में परिवर्तित होगा। कैसे, यहाँ नी लिख देंगे, विसर्ग को क्या लिख देंगे, र लिख देंगे और धन लिख देंगे, ठीक है। अब जब इसे हम लिखेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं निर्धन, ये भी गलत नहीं है, लेकिन ये हमने एक शुद्ध शब्द में क्या नहीं किया है, मान्य नहीं किया। जब आपको शुद्ध शुद्ध आते हैं तो इस टाइप का शब्द हम मान्य ना करके, जो ये आधा र है, ठीक है, आधा रा है, वो किसके साथ चला जाता है, धा के साथ, ठीक है। किसके साथ चला गया, धा के साथ। तो हम किस टाइप का, र को यहाँ धा के साथ कर देते हैं, क्योंकि इसके लिए बेस चाहिए, तो रा के साथ, धा के साथ रा हुआ और क्या हो गया, सॉरी न। तो इस प्रकार के शब्द को हमने क्या दे दी है, मान्यता, क्या हो गया, निर्धन। क्लियर है कि नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। निर्धन हो गया। इसके अलावा जैसे होता है आपका बहिर्मुख, ठीक है, एक और शब्द है जो थोड़ा सा अलग है, देखना, बहिर्मुख, ठीक है, क्लियर है, बहिर्मुख ऐसा होगा, ठीक है, बहिर्मुख समझना। इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा वही धन मुख, क्या होगा, वही धन मुख, समझना। विसर्ग के पहले अगर हम इसको तोड़ें, हा में हलन प्लस ई, ठीक है, मतलब विसर्ग के पहले क्या है, ई है, बिल्कुल है। विसर्ग के बाद म है, ठीक है। अब ये ऊ नहीं है विसर्ग के पहले, आप समझना, ई कहो तो ऊ कहो नहीं। माँ कैसा, माँ में हलंत प्लस छोटा ऊ लिख देते हैं, तो माँ पहले है, तो विसर्ग के पहले ई मतलब कोई स्वर है, विसर्ग के बाद क्या है, म है। तो माँ यहाँ देखो क्या है, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण है कि नहीं है। तो विसर्ग किसमें परिवर्तित हो जाना है, र में। किसमें होना है, रा। तो यहाँ क्या होगा, वहिर, सॉरी वहिर मुख। अब ये वाला जो पोर्शन है ये कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ, ठीक है। तो क्या हो गया आपका बहिर्मुख। क्लियर है कि नहीं है। इसके अलावा होता है दुरुपयोग। कैसे होगा, देखना समझना। हाँ, योग, ठीक है। तो जो सॉरी दुरुपयोग होता है, दुरुपयोग है ना, दुरुपयोग। अब इसको आप क्या करोगे, कई बार क्या कर लेते हैं बच्चे, दुरुपयोग का सही जो संधि विच्छेद है दुह धन उपयोग होगा, समझना। अब आप कहोगे नहीं, दुरु भी हो सकता है और उपयोग भी हो सकता है, ठीक है, दुरुधन उपयोग भी हो सकता है, समझना। यहाँ उ प्लस उ, तो यहाँ उ प्लस उ क्या होना चाहिए, बड़ा उ होना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत। और दुरु कोई ऐसा कोई शब्द नहीं होता, ठीक है, दोह शब्द होता है। क्यों, समझना। जो आपने हिंदी में भी हम प्रत्यय उपसर्ग पढ़ते हैं, सेम आपके किसमें होते हैं, संस्कृत में, ठीक है, संस्कृत में भी प्रत्यय उपसर्ग होते हैं। और हमारी जो हिंदी भाषा है वो किससे आई है, संस्कृत से आई है, ठीक है। तो दोह का अपना एक मीनिंग होता है, नेह का अपना एक मीनिंग होता है, क्या है, ये संस्कृत में होगा। तो ये हमने हिंदी में वैसे के वैसे कुछ शब्द उपयोग किए, आपको मैंने शब्द जो पढ़ाए थे आपको उसमें पता होगा। उन शब्दों में हमने आपको बताया था कि कुछ शब्द हमने वैसे के वैसे ही किसमें उपयोग कर लिए हैं, हिंदी भाषा में उपयोग कर लिए हैं, माता पिता, ठीक है, निर्धन है, इसके अलावा प्रातः काल है, ठीक है। इस टाइप के शब्द हमने जो पूरे प्योर संस्कृत वाले थे वो किसमें, हिंदी में लेंगे। तो यहाँ क्या होगा, सही जो होगा, अपवाद नहीं देखना है हमें, है ना, कि अपने मन से कुछ भी कर रहे हैं। तो दोह धन उपयोग हम अपने नियम के अनुसार है, विसर्ग के पहले क्या है, द प्लस उ कर दो आप, ये क्या हो गया आपका वर्ण विच्छेदन हुआ। तो विसर्ग के पहले क्या आ गया आपका उ, विसर्ग के बाद भी क्या है, उ है, ठीक है। तो ये लिखा है विसर्ग के पहले कोई भिन्न स्वर हो, विसर्ग के बाद क्या हो, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, यारा अलावा और उ, ठीक है। अब उ और उ मिलकर बड़ा उ नहीं बन रहे हैं, दुरुपयोग क्या है, दुरुपयोग नहीं बोलते हम, ठीक है। तो इसका जो होगा वो क्या होगा, ठीक है, ये जो है दुर, जो ये वाला पोर्शन है
ये किस में बदल गया है, विसर्ग में। और इसका ऊ किसके साथ, छोटा ऊ लगा, इसके साथ लगा, ठीक है, ऐसे लगाते हैं, है ना। और प्रयोग लिख दिया। आई बात समझ में कि नहीं, दो पूरा का पूरा आया, जो विसर्ग है वो रा में परिवर्तित हुआ, ऊ की मात्रा रा में लग जाएगी और क्या आ जाएगा, ये पूरा शब्द हो जाए तो क्या हो जाएगा, दुरुपयोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये नियम भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसी में एक और जैसे एग्जांपल हम आपसे कहें दुर्जन, इसका जरा करके देखिए, दुर्जन, ठीक है, कैसे होगा दुर्जन का, समझना। दुह धन जन, विसर्ग के पहले ऊ है, विसर्ग के बाद तीसरा चौथा पांचवा वर्ण है, बिल्कुल है, जो आप देख लीजिए कहाँ आ रहा है, ठीक है, तीसरा वर्ण है। तो विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा, रा में होगा, यहाँ दू है, यहाँ रा है, यहाँ जन है, तो रा किस में चला जाएगा, जाके ऊपर जाएगा और क्या हो जाएगा, दुर्जन। ठीक है, ऐसे कई एग्जाम्पल हैं, जो भी डाउट हो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। तो ये कौन सा नियम हुआ, ये हुआ आपका र वाला नियम। यहां तक आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हमारे ये दो नियम हुए विसर्ग संधि के। अगला नियम है आपका शा संबंधी नियम। अब मैं शा संबंधी तीनों नियम अलग अलग नहीं बताऊंगी, एक साथ ही आपको यहाँ क्लियर कर दूंगी, ध्यान से समझना, ठीक है। जब विसर्ग के पहले कोई स्वर हो, विसर्ग के पहले क्या हो, अ इ ई उ ऊ, इस टाइप से हो, ज्यादातर ई और उ ही होता है, कोई स्वर हो, विसर्ग के बाद याद रखना कैसे, ध्यान से समझिए इसे, है ना। विसर्ग के बाद यदि ता था है, विसर्ग के बाद यदि क्या है, ता था है, तो विसर्ग किस में परिवर्तित होगा, सा। कौन सा सा, सड़क वाला सा। ठीक है, ध्यान से समझना, विसर्ग के पहले स्वर ही है ई उ इस टाइप का, लेकिन विसर्ग के बाद यदि चा छ या शा हो, शक्कर वाला, चा छा या शा हो, तो विसर्ग किसमें परिवर्तित होगा, आपका शक्कर वाले शा में। क्लियर है। अब विसर्ग के पहले स्वर ही है, लेकिन विसर्ग के बाद यदि, अब क्या क्या ता था और चा छा तो हो गया ना, क्या क्या बचा है, विसर्ग के बाद यदि क ख ट ठा, आया समझ में, और प फा हो, तो विसर्ग शा षटकोण में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, मैंने तीनों शा के नियम एक साथ बता दिए हैं, क्योंकि अलग अलग नियम पढ़ने में आपको भी कठिनाई होगी, तो ध्यान से समझना। विसर्ग के पहले कोई स्वर हो, विसर्ग के बाद यदि क्या हो, ता था हो, ता और था हो, तो शा सड़क का आएगा। विसर्ग के बाद यदि च छा हो, शा शक्कर का हो, तो शा शक्कर का आएगा। विसर्ग के बाद यदि क ख ट ठ पा फा हो, तो क्या होगा, शा षटकोण का आता है। अब इसे हम समझते हैं एग्जाम्पल से। ठीक है, जैसे हमने कहा नमस्ते, क्या कहा, नमस्ते। अब इसमें आपको एक चीज देखना, यहाँ शा कौन सा है, श है, स है, शा। ठीक है, तो यहाँ सा सड़क का है। अब सा सड़क में जाएंगे तो आपको नियम पता है विसर्ग के, ये सा सड़क, विसर्ग के बाद क्या होना चाहिए, ता था, और पहले क्या होना चाहिए, कोई स्वर। करते हैं, यहाँ होगा नमः धन ते, ते का अपने आप में मीनिंग होता है। ठीक है, जैसे मैंने ज को बताया था ना, है ना, ऐसे जा का जन्म ऐसे। ठीक है, तो नमः धन ते। ठीक है, अब देखो ये है विसर्ग, विसर्ग के पहले माँ में हलंत नहीं है, मतलब आ है, मतलब स्वर है, और विसर्ग के बाद क्या है, त। अब कैसे समझेंगे, इसमें तो एक ही मात्रा है, तो पहले ता में लगाते थे हलंत और लिख देंगे ए। ठीक है, तो विसर्ग के पहले क्या है, स्वर, विसर्ग के बाद क्या है, ता, तो विसर्ग किसमें परिवर्तित होना है, शा में, आधे शा में। तो ये नम, और विसर्ग का क्या होगा, आधा स, और यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, और ता में एक ही मात्रा, नमस्ते। अब ये जो आधा सा इस प्रकार से ना लिखकर इसको क्या कर दिया हमने ऐसे, तो क्या हो गया आपका नमस्ते। क्लियर है।
जैसे आता है आपका दूसरा एग्जाम्पल है, ये हुआ आपका सा सड़क का, अगला आता है शा शक्कर का, ठीक है। निश्छल, निश्छल, यहां पर देखिए जो संधि विच्छेद है निह धन छल है, ठीक है, ध्यान से देखना। विसर्ग के पहले क्या है ई, आपसे अब तक मैं ये समझती हूँ वर्ण विच्छेदन बनने लगा होगा, नाम है हलंत और छोटी ई, ठीक है, तो ई। और विसर्ग के बाद छ, ठीक है, तो देखो चा और छा, यहाँ पर शा भी हो सकता है, हो तो शा में परिवर्तन है कि नहीं है, तो जो विसर्ग है वो किसमें परिवर्तित होना है, शा में, तो क्या हो गया ये निश्चल, ठीक है। इसके अलावा आता है आपका शा षटकोण का, ठीक है, सा षटकोण का देखना, ये आता है निष्कपट, एक शब्द है निष्कपट, ठीक है। अब निष्कपट का जो संधि विच्छेद है वो है निह धन कपट, ठीक है। जब वर्ण विच्छेदन करेंगे तो न में हलंत और प्लस ई हो जाएगा छोटी, तो मतलब ई है, विसर्ग के पहले कोई स्वर है, ई स्वर है, विसर्ग के बाद क्या हो क ख ट ठ पा फ में से कुछ हो तो होना है क्या विसर्ग का शा, तो विसर्ग के बाद क्या है क है, तो विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा शा, किस वाले शा में, षटकोण वाले शा, ठीक है। इसके अलावा निष्फल आ जाता है आपका, ठीक है, निस्तेज आ जाता है, दुस्तर आ जाता है, दुशासन आ जाता है, निसंताप आ जाता है, निष्प्राण आ जाता है, निष्ठुर वाले शब्द, बहुत सारे शब्द हैं जो आपके किसमें आते हैं, आधे शा वाले होते हैं और जो किसमें आते हैं आपके विसर्ग संधि में, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक आपको विसर्ग संधि समझ में आ गई होगी, मैं ये जान समझती हूँ, ठीक है, कोई टफ नहीं है पोर्शन। याद रखना, अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो मेन एग्जाम होते हैं, एसआई हो गया आपका, ठीक है, शिक्षक पात्रता परीक्षा, जैसे वर्ग 3 आना है अभी, है ना, इसके अलावा आपका जो जेल प्रहरी उसमें भी हिंदी आनी है, तो उसमें संधियां आती हैं, ठीक है। और संधि में जो सबसे ज्यादा पोर्शन आता है वो समझो, सबसे ज्यादा जो पोर्शन आता है वो आता है स्वर संधि का, हमेशा याद रखना, स्वर संधि सबसे ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है। और संधि को अगर आपको बहुत ही पक्का करना है तो वर्ण और शब्द आप पक्के कर लो, ठीक है, हिंदी के जो बड़े बड़े चैप्टर है वो क्लियर हो जाएंगे, है ना। स्वर के व्यंजन और विसर्ग आती है, लेकिन व्यंजन और विसर्ग मुश्किल से 15-20% आता है, ठीक है। 70%, 70 से 80% तक जो संधि पूछी जाती है वो स्वर संधि ही होती है, किसी भी एग्जाम को उठाकर आप देख लीजिए, क्वेश्चन पेपर को उठा के देख लीजिए, 10-20% आपकी कौन सी आती है, व्यंजन भी आती है, विसर्ग भी। आप समझना, समझेंगे कैसे, अब हम आते हैं, मैंने आपसे कहा था मैं इस वीडियो में लास्ट में क्या बताने वाली हूँ, मैं ये बताने वाली हूँ कि जो स्वर संधि या व्यंजन या विसर्ग संधि है, से कैसे पहचानिए कौन सी संधि है। चलो मैं 2-4 एग्जाम्पल लिखती हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना। जैसे मैंने कहा मनोयोग एक शब्द है, ठीक है, एक शब्द है क्या, मनोयोग। अगला है मनोरंजन, ठीक है। इसके अलावा है लोकोत्तर, शब्द बता रही हूं, ठीक है। इसके अलावा है आशोन्मुख, ठीक है, ये शब्द है ना। ग्रामोद्धार, इस टाइप के शब्द हैं। सरोवर, ये। अब इनमें से आपको पहचानना है कौन सी संधि, इनमें इस जो पोषण, सरोवर, मनोयोग, मनोरंजन, लोकोत्तर, आशोन्मुख, ग्रामोद्धार, इन सब में अलग अलग संधियां हैं, सारे ओ वाले पोर्शन है। अब पहचानेंगे कैसे, इसे समझो। पहले तो आप बनाकर देखना चाहो तो आप बना सकते हो, ठीक है, अगर आप बनाना चाहो तो आप बना सकते हो, ठीक है। और अब मैं समझाती हूँ, ठीक है, क्या ये सारे ओ वाले पोर्शन है, लेकिन सारे स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधियां कैसे हैं। सबसे पहले सरोवर, ठीक है, समझना, सरोवर में ओ की मात्रा है। अगर ये स्वर संधि आप बनाते हो तो पहले आ और बाद में क्या होना चाहिए, उ, सर धन
उबर होना चाहिए, ध्यान से समझना, ठीक है। सर धन उबर जब आप बनाएंगे तभी यहाँ क्या होगा, कौन सी संधि होगी, स्वर, जब ओ आता है, क्योंकि आ प्लस उ बराबर ओ, मैंने बताया था स्वर संधि वाले पोर्शन में। क्या यहाँ पर उबर कोई शब्द होता है, कभी नहीं होता, ये कोई सार्थक शब्द नहीं है, मतलब ये स्वर संधि नहीं है। सेम व्यंजन भी नहीं है, क्योंकि इस टाइप का कोई भी आपका क्या नहीं है व्यंजन में, आ और उ दो स्वर साथ में नहीं है व्यंजन में, तो व्यंजन नहीं है। अब ये क्या बचा, केवल और केवल विसर्ग, कैसे समझना, यहाँ होगा सरह धन बर, हाँ ये नियम आपका आता है, विसर्ग के पहले आ हो, विसर्ग के बाद य र ल वा हो, तो विसर्ग का ओ हो जाता है। तो सरोवर कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। आई बात समझ में कि नहीं। तो याद रखना, अगर कोई भी शॉर्ट ट्रिक या कुछ भी बोलता है ठीक है, लेकिन इसके लिए भाई आपको वर्ण तो आना जरूरी है ना, वर्ण आते नहीं है, संधि का डीप नॉलेज है, मतलब एक हमने कोई संधि पूरी पढ़ी नहीं है और हमसे संधि बनने लगे, तो ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है, हकीकत में जीना होता है। तो सबसे पहले हमें वर्ण पर कमांड करनी है, तो आपकी सारे जो टफ पोर्शन होते हैं वो धीरे धीरे आपको इजी लगने लगेंगे, है ना। मैंने पहला वीडियो इसलिए वर्ण पर बनाया है, चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाकर छायांशदीप की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो देख लेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला आता है मनोयोग। मनोयोग में कौन सी संधि है, मन धन योग होगा क्या, अगर हम चलो कर लेते हैं, जैसे कई बच्चे मन धन योग तो जल्दी कर देंगे, मन धन योग मनोयोग। अब इसको हम क्या करें, सबसे पहले अ प्लस या, कोई भी नियम है क्या स्वर व्यंजन विसर्ग में, नहीं है, मतलब ये तो बिल्कुल गलत ही इसका संधि विच्छेद है, ठीक है। तो स्वर और व्यंजन तो नहीं है। अब क्या बचा आपका विसर्ग, तो मनः धन योग बिल्कुल सही होगा, क्यों, क्योंकि विसर्ग के पहले आ है, विसर्ग के बाद यारा लावा है, तो विसर्ग का क्या होना है, ओ। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। मनोरंजन, क्या आ जाएगा आपका, मनोरंजन। अब मनोरंजन में मन धन रंजन क्या कोई शब्द है, दोनों ही शब्द क्या है, मन धन रंजन अगर हम करें, चलो ठीक है ये। अब कभी कभी दोनों शब्द सार्थक तो हैं, लेकिन आ प्लस रा क्या कोई नियम है, और अ प्लस रा बराबर ओ बनता है क्या, कहीं आप देख लो स्वर व्यंजन विसर्ग जिसमें भी आप चाहो तो देख सकते हो, बिल्कुल नहीं। आ प्लस रा तो होगा, लेकिन आ प्लस रा कब होगा, जब विसर्ग के पहले आ हो, विसर्ग के पहले या र ल वा हो, तब विसर्ग का ओ हो जाता है, ये नियम पड़ा है। मतलब इसका जो सही संधि विच्छेद है वो क्या है, मनः धन रंजन, मतलब ये भी कौन सी संधि है, विसर्ग। आगे बढ़ते हैं, लोकोत्तर, ठीक है। अब इसका होगा लोक धन उत्तर, धन उत्तर, क्या लोकः धन उत्तर होगा, जरा देखो आप, ठीक है, बिल्कुल नहीं। लोक अपने आप में क्या होता है, लोकः कोई संस्कृत शब्द ऐसा नहीं, लोकः, तो लोक अपने आप में क्या होता है, एक सार्थक शब्द है, और उत्तर अपने आप में एक कैसा शब्द है, सार्थक शब्द है। तो यहाँ पर देखो लोक में हलंत नहीं है, का में मतलब क्या है, अ और उ, तो आ प्लस उ क्या होता है, ओ, मतलब ये कौन सी संधि होगी बताइए जरा, दोनों ही क्या है, दोनों ही स्वर हैं, और ये कौन सी संधि है, स्वर। अब स्वर में भी कौन सी है, तो ये है गुण स्वर संधि, कौन सी है, गुण, क्यों, क्योंकि जो दीर्घ होती है उसमें बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ होता है। गुण संधि में आ के बाद यदि ए होगा तो क्या होगा, ए, आ के बाद उ होगा तो ओ, ठीक है। तो ए और उ वाले जितने भी, ओ वाले जितने शब्द हैं वो गुण स्वर संधि। यदि आ के बाद ए ऐ ओ इस टाइप का कुछ होगा, आ के बाद ये सारे, तो अगर आ के बाद क्या हो, आई और औ बने तो होगा वृद्धि संधि, और यदि क्या हो, या वा इस टाइप के शब्द तो क्या होंगे, यण, और ऐ आओ आओ इस टाइप के आते हैं तो होता है अयाई, ठीक है। तो यहाँ कौन सी है, गुण स्वर संधि, स्वर संधि तो है लेकिन गुण। आगे बढ़ते हैं, आशोन्मुख कौन सी संधि है, बनाना जरा संधि विच्छेद। तो देखो आशोन्मुख में आशा एक शब्द आता है और प्लस आता है उन्मुख, ये दोनों ही सार्थक शब्द हैं। यहाँ पर बड़ा आ प्लस उ बराबर क्या होगा, ओ, ठीक है। तो यहाँ पर भी कौन सी संधि, स्वर, कौन सी स्वर, गुण स्वर संधि, ठीक है। ग्रामोद्धार,
ग्रामोद्धार देख लेते हैं। ग्राम अपने आप, ग्राम मतलब गांव होता है, और उद्धार क्या होगा, उद्धार। ठीक है, तो माँ में हलंत नहीं है, मतलब आ प्लस उ बराबर ओ। तो देखो आप, माँ में किसकी मात्रा हो गई, ओ की मात्रा। ठीक है, ये भी कौन सी संधि, गुण स्वर संधि। अब आप कहेंगे मैडम आप तो गुण स्वर संधि ही बता रही हैं, तो भाई ये भी याद रखना, जो संधि में ओ होता है स्वर संधि में केवल गुण स्वर संधि में हो। ठीक है, एक और आते हैं, जैसे मैं आपको एक और एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। ठीक है, यहाँ दे देते हैं। ठीक है, ये वाला अलग कर देते हैं, ये वाला अलग करके एक समालोचन, एक आता है समालोचन। इसका जरा करके देखिए आप, संधि विच्छेद करना जरा क्या होगा। अब समाधन लोचन होगा क्या, कि समाधन लोचन होगा, तो बिल्कुल गलत। लोचन कोई क्या नहीं होता, ना तो ये हो सकता है समधन लोचन, क्या कोई इसमें अ प्लस ल ओ होता है, नहीं, मतलब ये गलत है। अब इसमें समाधन लोचन होगा तो क्या होगा, नहीं, मतलब समधन लोचन, तो बिल्कुल नहीं। अब समझना क्या होगा इसका संधि विच्छेद, करिए जरा। तो याद रखना, समालोचन में होगा समधन आलोचन। आलोचन होता, आलोचना होती है कि नहीं, तो आलोचन एक सार्थक शब्द है, सम एक सार्थक शब्द है। यहाँ पर म में हलंत है, मतलब यहाँ माँ शुद्ध है, म के बाद क्या आया है, आ आया है, माँ के बाद क्या आया है, आ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपको मैंने व्यंजन संधि में समझाया है, सम में से अगर हम ऐसा लिखें समालोचन, तो ये भी गलत नहीं है, समालोचन समालोचन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर देंगे, आ लगा देंगे, तो जब माँ से हलंत हटता है, माँ से क्या हटेगा, हलंत, तो ये आ जाएगा, हलंत हट गया, अब जो मात्रा है वो आ जाएगी, और पूरा लोचन कौन सा शब्द बन जाएगा, समालोचन। आई बात समझ में कि नहीं। ठीक है, आशा करती हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा कि स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि को कैसे समझते हैं। ठीक है, हमें बहुत जल्दी जल्दी चीजों को याद रखना। अगर आपको किसी चीज को बहुत पक्का करना होता है तो बहुत जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना होता है। ठीक है, चलिए अब आपकी बारी आती है किसकी, क्वेश्चन की। ठीक है, तो मैं अब क्वेश्चन पूछ लेती हूँ आपसे। अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखा है स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि का, तो ये आंसर आपसे, यशोधरा का सही संधि विच्छेद क्या होगा। इस क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट करके देना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का मैं ऑप्शन क्यों नहीं दे रही हूँ, क्योंकि अगर संधियाँ आपको अच्छे समझ में आई होंगी तो इसका आंसर आपसे बन जाएगा। ठीक है, आपको सारी संधियों को अच्छे से पढ़ लेना है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ लेना, क्योंकि जो भी अभी एग्ज़ाम आने वाले हों, चाहे वो एसआई हो, जेल प्रहरी है, या फिर शिक्षक पात्रता परीक्षा, सब में हिंदी आनी है, और संधि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। संधि या किसी भी बड़े टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको वर्ण भी पढ़ना जरूरी है। वर्ण और शब्द पर ही किसी भी भाषा का आधार टिका होता है। ठीक है, चलिए तो पढ़िए आप हिंदी, मिलते हैं अगली क्लास में।